गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, मॉक टेस्ट 18th की परिचर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो समय को व्यतीत किए बगैर आए मॉक टेस्ट 18th की परिचर्चा पे एक नजर डालें। हमारा पहला प्रश्न है नंबर बेस्ड एनालॉजी से, जहां पे दिखाया जा रहा है 12:26 प्रोपोर्शन टू व्हाट इज 24। हमें 12 और 26 के संबंधवाद का अवलोकन करते हुए यह निर्धारित करना है कि इंट्रोगेशन के स्थान पे कौन सी संख्या को रखा जाए जिसका संबंध 24 से वैसा ही निरूपित होगा जैसा कि 12 और 26 के बीच है। तो देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 12 इंटू 2 प्लस 2, 12 इंटू 2 प्लस 2 बराबर हमारा 26 आ जा रहा है। सिमिलरली हमें यह देखना है कि दिए गए विकल्पों में से इंटीग्रेशन के स्थान पे क्या रखें जो कि ठीक इस प्रकार का ही संबंध को व्यक्त करेगा। तो अगर हम यहाँ पे 11 इंटू 2 और प्लस 2 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 24 आ जाता है। इसलिए हमारा आंसर टी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न एनालॉगी कम कोडिंग डिकोडिंग भी आप कर सकते हैं, डिजिटल कोडिंग भी कर सकते हैं या डिजिटल एनालॉगी। यहां पे स्टार को 19, 20, 21, 18 के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली मार्क्स को हम देख रहे हैं कि 13, 1, 18 एंड 19 के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पार्क को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लेटर के अल्फाबेटिकल वैल्यू को सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया गया। एस का 19, टी का 20, ए का 1 एंड आर का 18। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एम के लिए 13, ए के लिए 1, आर के लिए 18 एंड एस के लिए 19। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक लेटर के अल्फाबेटिकल वैल्यू को उनके कोड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम वैसे ही पार्क को रिप्रेजेंट करें तो पी के लिए हमारा 16 होगा, ए के लिए हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे, आर के लिए 18 एंड के के लिए 11। कहने का अभिप्राय है 16, 1, 18 एंड 11। इस स्थिति में हमारा जो आंसर है वह आंसर नंबर बी कंफर्म होता है। 16, पी के लिए 16, ए के लिए 1, आर के लिए 18 और के लिए 11। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प बी बिल्कुल सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि सम फ्रैंकट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैंकट इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन अनचेंज। तो यहां पे आप देखें फ्रैंकट ये फ्रैंकट है एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट का अभिप्राय होता है कि हम मिनिमम लेटर वैल्यू टू मैक्सिमम लेटर वैल्यू की ओर जाएंगे
क्योंकि अल्फाबेट में जैसे कि ए टू जेड के रूप में रिप्रेजेंट होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो जो लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है उसको हमको क्रमागत वे से अरेंज कर देना है और देखना है कि मूल शब्द फ्रैंकल्ट के कौन सा ऐसा अक्षर है, कितने ऐसे अक्षर हैं जो अल्फाबेटिकल अरेंज करने के बाद भी ठीक उसी क्रम पर मौजूद रहेंगे जिस क्रम पे अभी हैं। तो सबसे पहला अगर अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे तो हमारा यहाँ ए अरेंज हो जाएगा, दूसरी कड़ी में हमारा यहाँ पे हम डी अरेंज करेंगे, तीसरा हम यहाँ पे ई अरेंज करेंगे, चौथे में हम यहाँ पे के अरेंज करेंगे, पांचवा में हम यहाँ पे एन अरेंज करेंगे, छठे में हम यहाँ पे पी अरेंज करेंगे और सातवां में हम आर अरेंज करेंगे और फिर डबल एक और आर है तो नेक्स्ट वन फिर से वही अरेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि केवल एक ही अक्षर आर ऐसा है जो कि ठीक उसी क्रम पर मौजूद है जिस क्रम पे वह मूल शब्द में है। अर्थात फ्रैंकल्ट के अगर लेटर को हम अल्फाबेटिकल अरेंज करें तो केवल एक अक्षर रहा आर जो कि अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, अर्थात हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर होगा? हम बताना चाहेंगे कि बाएं से दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट 19 और बाईं ओर दैट इज द टू द लेफ्ट आपका 6। तो जब भी दो सेम पोल हो तो यहाँ पे चार्ज माइनस होगा और 19 में अगर 6 हम घटा दे तो 13 आ जाता है, जो कि फाइनली हमारा जो पीवी है वो फ्रॉम लेफ्ट 13 प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान प्राप्त हो तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। हम 13 नंबर लेटर देखेंगे कि अल्फाबेट में क्या होता है, तो हमारा 13 नंबर लेटर अल्फाबेट में एम होता है, इसलिए हमारा विकल्प ए जो एम दर्शाया गया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह प्रश्न स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। हमें रिश्ते की कड़ी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है और हमने बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपने स्तर पे सोचिए, लेकिन अगर अपने स्तर पे सोचिएगा तो एक कड़ी आप सोचेंगे दूसरी कड़ी भूल जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट इसका तरीका है, यदि आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेन ऑफ रिलेशन पे कमांड हो जाए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एच आई का भाई है। यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, एच के बारे में कहा जा रहा है, थ्रू किसके, तो आई के। तो एच आई का कौन है, भाई है, एच आई का भाई है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आई एच का भाई है या बहन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जी के बारे में बताया जा रहा है थ्रू एच के, कि जी जो है, जी एच का भाई है, जी एच का ब्रदर है, फिर से ये भाई है। आगे क्या कहा जा रहा है कि आई जो है वह जे का बेटा है, आई जो है वह जे का पुत्र है, आई जो है वह जे का पुत्र है। इसका अभिप्राय है कि यह भी प्लस हो गया और ये इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये तीनों ही परस्पर भाई हो जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका भाई, ये इसका भाई, और ये अगर मेल है दैट मीन्स जी एच और आई तीनों जो है भाई हैं और आफ्टर ऑल वो जे के ही संतान हैं, जे के पुत्र हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि जे जो है के की बेटी है, जे के की बहन है, नॉट बेटी, जे के की बहन है। अब रिप्रेजेंट कराया जा रहा है कि जे जो है वह के की सिस्टर है, दैट मीन्स ये माइनस है और इससे क्लियर हो गया कि जी एच और आई ये तीनों की कौन हो जाएगी, मां हो जाएगी, जे के की बहन है। तो जे जी से, तो जे जो है जी से कैसे संबंधित है, तो हमने क्लियर बताया कि ये तीनों जो हैं जी एच और आई परस्पर भाई हैं और ये जे के संतान हैं, और जे ऑलरेडी जब फीमेल है तो निश्चित तौर पे जे जो है जी की जब बात की जा रही है कि जे जी का कौन है, तो हम क्लियर कर सकते हैं
कि ये जी की मदर है, इसलिए हमारा आंसर डी सही होगा। और बता देना चाहते हैं ये केवल जी की ही मदर नहीं बल्कि ये जी, एच और आई तीनों की मदर है। क्लियर? हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये अब जो प्रॉब्लम है ये रैंकिंग पर आधारित प्रॉब्लम है, न्यूमरल रैंकिंग पर आधारित प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 17 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एक का स्थान ऊपर से 9वां है, ए जो है ऊपर से 9वां है, फ्रॉम टॉप जो है 9 है, ए ऊपर से 9वां है, जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां है। आपको बताया जा रहा है कि फ्रॉम बॉटम जो है बी नीचे से अगर 11 है तो अगर टॉप से अगर लेने की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में बी के क्रमांक से अगर एक कम करके अगर घटा दिया जाए तो बी का क्रमांक फ्रॉम लेफ्ट से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया गया है 17 एंड बी फ्रॉम बॉटम 11, तो बी फ्रॉम टॉप कितना होगा? तो सिंपल है कि 11 की जगह आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अर्थात अगर टॉप से ऊपर से अगर बी की बात की जाए तो ऊपर से बी का क्रमांक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या व्यक्त की गई हो और किसी भी ओर से क्रमांक दिया गया हो और अगर दूसरे ओर से आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में दिए गए क्रमांक से कम करके घटा दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चूंकि ए का पोजीशन 9 तो कंफर्म आपको किया गया, अब बी का फ्रॉम बॉटम आपको बताया जा रहा है 11, तो हम बी का फ्रॉम टॉप से जनरेट करने का प्रयास करेंगे ताकि ए और बी दोनों का टॉप से जनरेट हो जाए। तो बी का क्रमांक यदि फ्रॉम बॉटम 11 है, एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 17 है, तो बी के क्रमांक से एक कम करके आप अगर घटा देंगे तो ये फ्रॉम टॉप आपको मालूम हो जाएगा कि बी का क्रमांक इसका भी प्राइस फ्रॉम टॉप 7 है। आगे बताया जा रहा है सी का स्थान ए से ऊपर किंतु बी से नीचे है, तो सी का स्थान ए से ऊपर तो एक ही पोजीशन तो बच ही रहा है, सी का स्थान ए के ऊपर लेकिन बी के नीचे है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि सी का जो पोजीशन होगा वो ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा? तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि सी ऊपर से 8वें पोजीशन पे होगा, जैसा कि हमारा विकल्प सी में दर्शाया गया है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के पृथक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 persons are sitting around a circular table facing towards center। तो हम यहाँ पे 6 पोजीशन सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, या 6 पोजीशन क्रिएट हमने कर लिया। आफ्टर ऑल हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएं, व्हेन द पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर always start the processing from the lower part of the area so that it is easy to confirm persons left and right by our left and right। कहने का अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थीकरण के क्रम में आप लोअर पार्ट से अरेंजमेंट करने का प्रयास करेंगे। प्लस यहाँ पे यह भी बता देना चाहते हैं कि आप कन्फर्मिंग पॉइंट को लेते हुए अरेंज करने का प्रयास करेंगे। कन्फर्मिंग पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जो कि निश्चित दूरी और दिशा एक साथ व्यक्त करते हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। हम यहाँ पे क्यू को लिख देते हैं और पी क्यू के बाएं दूसरा, तो ये पहला, क्योंकि आप अपने बाएं दाएं के आधार पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फेसिंग टुवर्ड सेंटर है। तो पी क्यू के बाएं दूसरा है, तो क्यू को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो क्यू के रेस्पेक्ट में बाईं और दूसरा होगा, ये पहला और ये हमारा दूसरा। पी क्यू के बाईं और दूसरा है। एस क्यू और यू दोनों के
एस क्यू और यू यहाँ पे दोनों होगा, एस क्यू और यू दोनों के, एस क्यू और यू यहाँ पे एस जो है क्यू और यू दोनों के यहाँ पे ठीक होना चाहिए, ठीक बगल में है, ठीक बगल में है। एस जो है, एस जो है क्यू और यू, तो आप सवाल होता है एस तो इधर नहीं आ सकता, इधर रखिएगा तो पी और क्यू के बीच में आ जाएगा। एस क्यू और यू, तो एस को अगर यहाँ पे रख दें और यू को यहाँ पे रख दें तो एस जो है क्यू और यू दोनों के बगल में है। यहाँ पे देखिए एस क्यू और यू दोनों के बगल में आ रहा है, एस क्यू और यू दोनों के बगल में आ रहा है। आगे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है टी आर के बाईं ओर, टी आर के यहाँ पे होना चाहिए, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। हमारा दो ही पोजीशन बचा हुआ है जो कि टी और आर को हम रखेंगे, तो टी आर के रिस्पेक्ट में टी का पोजीशन बाईं ओर दूसरा है। तो अगर हम यहाँ पे आर को रख दें, अगर यहाँ पे आर को रख दें तो ये पहला, ये दूसरा, तो ये टी का पोजीशन कंफर्म हो गया। इसका अभिप्राय है कि सारे के सारे बिल्कुल सही तरीके से अरेंज हो चुके हैं। आफ्टर ऑल अब हमें क्या किया जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है पी और यू दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, क्लियर यहाँ पे व्यक्त हो रहा है कि पी और यू दोनों के ठीक बगल में यहाँ पे कौन बैठा है, तो टी बैठा है। पी और यू दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो टी बैठा है। इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, यह जो प्रश्न है वो डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन पे है। यहाँ पे सर्किल के द्वारा संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट किया गया है, संयुक्त परिवार के लोग। ट्रायंगल के द्वारा स्कूल शिक्षक को रिप्रेजेंट किया गया है और स्क्वायर के द्वारा विवाहित को रिप्रेजेंट किया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित और न ही शिक्षक है। अगर विवाहित नहीं है तो बिल्कुल स्क्वायर से बाहर कर दीजिए और शिक्षक नहीं है तो बिल्कुल ट्रायंगल से बाहर कर दीजिए। इसका अभिप्राय है आपको वैसे लोगों पे फोकस करना होगा, वैसे लोगों पे स्ट्राइक करना पड़ेगा जो केवल और केवल जो है आपका सर्किल में है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाया जाता, कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित न ही शिक्षक, अर्थात ट्रायंगल और स्क्वायर से दूर दूर से उसका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, अर्थात वह केवल सर्किल में होना चाहिए। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि केवल सर्किल में केवल टी ही नजर आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह टी होगा। और यहाँ पे ऑप्शन चूंकि नहीं दिख रहे हैं, एस और आर ही नजर आ रहा है, इसलिए देखते हैं, हम देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे आंसर अब नजर आ रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक मिनट ये भाग जा रहा है, ये टी, ये जो टी है, which letter represent those people who live in a joint family but are neither married nor teacher, ये आपका टी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वह सिलोजिज्म पे रिलेटेड है, न्याय पे आधारित प्रश्न है। और हमने जैसा कि बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में सर्वप्रथम आपको इस बात का निर्धारण करना चाहिए, एट फर्स्ट वी शुड डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन। हमने जैसा कि बताया था अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। लॉजिक के नियमानुसार
कथन को 4 वर्गों में ही वर्गीकृत किया गया है, ए, ई, आई और ओ। ए, ई, आई और ओ। और जैसा कि हमने बताया कि अगर लॉजिक का आपको सही कंसेप्ट मालूम हो तो अंडा पारने की जरूरत नहीं है, अंडा से तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जबकि अंडा वाले लोग एक प्रॉब्लम को बनाने में जितना समय व्यतीत करेंगे, यदि आपके पास फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सिलोजिज्म है तो उतने देर में आप विद इन सेकंड 10 प्रॉब्लम बना लीजिएगा और देखते ही आंसर जनरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है सभी चाय जूस हैं या ए ग्रुप का स्टेटमेंट है, सभी जूस कॉकटेल हैं या भी ए ग्रुप का स्टेटमेंट है। और हम बताना चाहेंगे बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फ्लुएंस, मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार ए प्लस ए का कंक्लूजन या तो ए में आता है या आई में आता है या फिर नहीं आता। 3 ही बातें हो सकती है। यदि निष्कर्ष में भाग लेने वाले टर्म जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो और दूसरा अनडिस फॉर्म में हो तो आप ए में जाएंगे। अगर निष्कर्ष में भाग लेने वाले दोनों टर्म अनडिस हो तो आई में जाएंगे। और अगर आपका एम्प्टी अनडिस रहे तो इस स्थिति में नहीं आता। ए और ए के कॉम्बिनेशन से 3 ही पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि आपका निष्कर्ष या तो ए में आएगा या आई में आएगा या नहीं आएगा। नहीं आने की बात तभी होती है जबकि मिडिल टर्म हमारा अनडिस हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मिडिल टर्म जूस है और हम बताना चाहेंगे तो वैसे टर्म जो 2 या 2 से अधिक कथनों में कॉमन हो उसे हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। और जैसा कि स्केल ऑफ सिलोजिज्म में हमने बताया था, स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए का एल्ड अर्थात ए तर्क वाक्य अगर रहे तो उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस यहाँ पे है। ए तर्क वाक्य है तो यहाँ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट अनडिस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो जूस है वो हमारा कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मेडिएट इन्फ्लुएंस का नियम कहता है कि मिडिल टर्म मस्ट बी एट लीस्ट वन टाइम कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। क्योंकि मिडिल टर्म के पास यहाँ पे पावर है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और रेस्ट ऑफ टर्म जो कि कॉम्बिनेशन करेंगे वो चाय और कॉकटेल है, जिसमें चाय हमारा डिश है और कॉकटेल अनडिश है। हमने जैसा कि बताया था कि ए प्लस ए के कॉम्बिनेशन में अगर एक टर्म डिश दूसरा अनडिश हो तो आप क्लियरली ए में जा सकते हैं। अर्थात हम सभी चाय कॉकटेल हैं, यह हमारा बिल्कुल सही है। और ये जो पॉसिबिलिटीज आपको व्यक्त कर सभी कॉकटेल निश्चित रूप से जूस है, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न भी सिलोजिज्म से ही रिलेटेड है और यहाँ पे भी दिए गए दोनों ही कथन ए ग्रुप के हैं। और अभी आपने देखा कि हमने बताया, तो हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है, तो हम प्रॉब्लम नंबर 10 पे आ रहे हैं। यहाँ की हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट ए ग्रुप के हैं और जैसा कि हमने बताया था कि ए प्लस ए का कंक्लूजन या तो ए में आएगा या आई में आएगा या नहीं आएगा। बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फ्लुएंस यदि दिए गए दोनों ही कथन यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो तो हमारा निष्कर्ष जो है वो ए में आता है या आई में आता है या नहीं आता है। तो ए में कब आता है? यदि निष्कर्ष में भाग लेने वाले एक टर्म डिस और दूसरा अनडिस रहे तो हम ए में जाते हैं। यदि निष्कर्ष में भाग लेने वाले दोनों ही टर्म अनडिस रहे तो हम लोग आई में जाते हैं। और यदि एम्प्टी अनडिस रहे तो किसी प्रकार का निष्कर्ष बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे मिडिल टर्म जो है या थार है और या सेकेंड स्टेटमेंट में थार जो मिडिल टर्म थार है वो सेकेंड स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जैसा कि हमने बताया कि बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फ्लुएंस टू डिराइव अ वैलिड कंक्लूजन एट लीस्ट वन टाइम मिडिल टर्म मस्ट बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म थार स्टेटमेंट सेकेंड में पूर्णतः
डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम रेस टर्म जो हल्क और फ्लैश है इसको जोड़ते हुए निश्चित तौर पे ए में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सभी हल्क फ्लैश हैं, अर्थात ये बिल्कुल सही है। आगे हम बताना चाहेंगे कि बाय द टू अफर्मेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन इंडिविजुअली। सकारात्मक वाक्यों के आधार पे एकल तौर पे नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, अर्थात यहाँ पे भी हमारा जो कंक्लूजन है फर्स्ट वो बिल्कुल सही है। तो बाय द ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और हमारा बी यहाँ पे भी सही है। आगे हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा यह डिस्कशन आपको कैसा लगा, अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से जरूर अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को इसके बारे में बताएं और राजधानी कोचिंग के मॉक टेस्ट सेशन से जुड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।